सस्पेंस और एक्शन से भरपूर इस कहानी की आज की किस्त में खुश आमदीद। इब्तदाई चंद बरसों में माताजी उससे कुछ नाराज रही थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनके दिल से मैल निकल गया और उन्होंने दुर्गा से मिलना भी शुरू कर दिया। माताजी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि पिताजी ने यह हवेली दुर्गा के नाम ट्रांसफर क्यों कराई थी, और एक मौका पर तो दुर्गा ने हवेली के कागजात माताजी के चरणों में रख दिए थे और हवेली से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, मगर माताजी ने ना तो कागजात लिए और ना ही हवेली पर हक जताया। उनके पास क्या कमी है? मैंने गहरा सांस लिया, लेकिन दुर्गा ने यह राज अब तक क्यों छुपाए रखा? हो सकता है उसे कभी बात करने का मौका ही ना मिला हो, सीता ने जवाब दिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर उसके दिल में कोई खोट होता तो आज भी हमें इस राज से आगाह ना करती, बल्कि पिताजी की नजरों से बचाने के लिए हमें किसी और तरीके से हवेली से निकालने की कोशिश करती। हमारी बातें जारी थीं कि राजीव चाय लेकर आ गया। उसने हम तीनों के सामने एक एक कप रखा और हमारे सामने ही फर्श पर आलती पालती मार कर बैठ गया। कल्पना इतनी देर तक डरी सहमी बैठी रही थी, लेकिन अब एक बार फिर उसका खौफ बदतदरीज कम होने लगा। राजीव सीता से बातें कर रहा था और वो दिलचस्पी से बातें सुन रही थी। राजीव, सीता ने चाय का घूंट भरने के बाद राजीव की बरहना तुंद की तरफ इशारा किया। सबसे पहले तो तुम जाकर कोई कुर्ता पहनो और इस तुंद को छुपाओ जिसे देखकर डर लग रहा है। लो सुन लो सीता जी की बातें। राजीव ने हंसकर कहा। सीता जी, सारा जीवन तो तुमने राजीव और इसकी तुंद पर खेलते हुए बिताया है, अब डर लगने लगा तेरे को? मेरे मुंह में चाय भरी हुई थी। राजीव की इस बात पर मैं अपनी हंसी जब्त नहीं कर सका और मुंह में भरी हुई चाय का फवारा छूट गया और सामने बैठा हुआ राजीव ही उसकी जद में आया था। सीता और कल्पना भी कहकहे लगाने लगी। राजीव ने मासूमियत से जो बात कह दी थी वो उसका मफहूम नहीं जानता था। वो सर से कपड़े उतार कर अपना चेहरा पोंछने लगा जहां मेरे मुंह की चाय गिरी थी। सीता बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पा सकी थी। राजीव हुनकों की तरह हमारा मुंह तक रहा था। उसकी समझ में नहीं आ सका था कि उसने क्या गलत बात कह दी थी। क्या हुआ आप लोगों को? वो बारी बारी हमें घूरते हुए बोला। क्या कह दिया हमने? तुम ये कहना चाहते थे कि मैं बचपन में तुम्हारी गोद में खेली हूँ, सीता ने कहा। हाँ, हम तो यही कहते हो, राजीव बोला, मगर तुमने तो ये कह दिया कि अपना जीवन तुम्हारी तुंद पर खेलते हुए बिताया है। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जवान होने के बाद भी राम 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 राम। राजीव कानों को हाथ लगाता हुआ उठ गया। ये क्या कह रही हो सीता जी? तुम तो हमारी बेटा हो। अच्छा, हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं। वो किचन की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद भी हम देर तक हंसते रहे। चाय पीने के बाद हमने एक बार फिर तीनों बेडरूम्स में झांका। तीनों के साथ अटैच बाथ थे। हम एक एक कमरे में घुस गए। तकरीबन 9 बजे हमने नाश्ता किया। उसके थोड़ी देर बाद राजीव सौदा लेने के लिए बाजार जाने लगा तो सीता ने उसे मुर्गी का गोश्त लाने को भी कह दिया था। हिंदुओं ने अगरचे गाय का गोश्त अपने ऊपर हराम कर रखा था, लेकिन बेशतर लोग बकरे या मुर्गी वगैरह का गोश्त भी नहीं खाते थे। हम लोगों ने वही कपड़े पहने हुए थे जो कल रात हमारे जिस्मों पर थे। सुबह इस कदर अफरा तफरी में वहां से भागे थे कि कपड़े बदलने का मौका भी नहीं मिला था। 11 बजे के करीब राजीव वापस आ गया। वो कुछ फल भी ले आया था। उसने फल धोकर प्लेट में हमारे सामने रख दिए और खुद किचन में जाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। हम फल खाते हुए खुशगपियों में मसरूफ थे कि एक अंदरूनी राहदारी से दुर्गा को बरामद होते देखकर हम सभी चौंक गए। मेरे जहन को एक झटका सा लगा कि अचानक दुर्गा कहां से आ गई, लेकिन फिर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझे वो खुफिया रास्ता याद आ गया। दुर्गा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो सीता के करीब बैठ गई। तुम तीनों से सॉरी भाई, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। तुम लोगों को अचानक ही वहां से निकालना पड़ा। अगर चंद मिनट की ताखीर हो जाती तो मामला गड़बड़ हो जाता। और हाँ, नाश्ता किया या नहीं? नाश्ता कर लिया और अब तो दोपहर के खाने का इंतजार हो रहा है, मैंने कहा। डैडी गए? सीता ने पूछा। हाँ, तकरीबन आधा घंटा पहले गए हैं, दुर्गा ने जवाब दिया। वो रात 1 बजे जयपुर से रवाना हुए थे। नाश्ता उन्होंने यहाँ पर ही किया था। ये तो गनीमत है कि उनके आने की इत्तला 2-3 मिनट पहले मिल गई थी। चंद लम्हों को दुर्गा खामोश हुई, फिर बोली। दरअसल हुआ यूं कि उनके गार्ड्स की आगे आने वाली गाड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गई थी और एक गार्ड ने दरवाजा खुलवाने के लिए कॉल बेल बजा दी थी। और ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिताजी की गाड़ी गली के मोड़ पर दूध वाली एक पिकअप से टकरा गई थी। उस बेचारे के दूध के सारे कैन उलट गए। मामले को सुलझाने में तुम्हारे पिताजी को चंद मिनट की देर हो गई। अगर वो हादसा ना होता तो तुम लोगों को वहां से निकलने का मौका ना मिलता। पिताजी कहाँ गए हैं? सीता ने एक और सवाल किया। पुलिस हेडक्वार्टर, दुर्गा ने जवाब दिया।
पहले वो टेलीफोन पर मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करके इस सिलसिले में मालूमात हासिल करते रहे और फिर आधा घंटा पहले पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं, वापस आएंगे या? सीता ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। आज की रात वो जैसलमेर में ही रहेंगे, दुर्गा ने जवाब दिया। ये नहीं बताया कि रात को यहाँ रहेंगे या किसी दोस्त के यहाँ ठहरेंगे, लेकिन बहरहाल तुम लोगों को आज की रात इसी मकान में गुजारनी पड़ेगी। सीता अपने बाप के बारे में कुछ और बातें पूछती रही, फिर बोली, एक बात और दुर्गा देवी। उसने नजरें दुर्गा के चेहरे पर जमा दी। ये इस मकान का क्या चक्कर है और ये खुफिया रास्ता? पहले तो तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। तुम कितने अरसे बाद यहाँ आई हो? दुर्गा ने पूछा। तकरीबन 2 साल बाद, सीता ने जवाब दिया। 2 साल पहले जब आखिरी मर्तबा तुम यहाँ आई थी तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, दुर्गा ने जवाब दिया। क्या मतलब? सीता ने उसे घूरा। तकरीबन 1.5 साल पहले राजीव ने मुझे बताया कि ये मकान बिक रहा है। कीमत अगरचे ज्यादा है लेकिन मेरे पास रकम मौजूद थी, मैंने खरीद लिया। राजीव इस गली में रहता है, उसने सामने वाला मकान किराए पर ले रखा है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारा खिदमतगार है, उसने अलग मकान क्यों लिया? सीता ने पूछा। उसने शादी कर ली है, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए बताया। ये उन दिनों की बात है जब 2 साल पहले तुम आखिरी मर्तबा यहाँ से होकर गई थी। तुम्हारे जाने के चंद रोज बाद ही उसने शादी कर ली थी। अच्छा, ये बात है। अभी उसकी गर्दन नापती हूँ। उसने ये बात अभी तक मुझसे छुपाए रखी, लेकिन पहले इस मकान के बारे में बताओ। सीता बोली, मेरा ख्याल था कि बीच की दीवार भी तुड़वा कर इस मकान को हवेली में शामिल कर लूंगी, लेकिन फिर अचानक ही एक और ख्याल आया और मैंने इसमें वो खुफिया रास्ता बना लिया। इसके लिए मैंने कारीगर जोधपुर से मंगवाए थे और लाखों रुपए खर्च हुए थे। राजीव के अलावा किसी और को इस मकान और इस खुफिया रास्ते का पता नहीं है। इसका मतलब है तुम पिताजी से डरने लगी हो। सीता ने उसे घूरा। तुम्हारे पिताजी से क्यों डरने लगी? दुर्गा ने कहा। खौफ तो मुझे अपनों से आने लगा है, जिन्हें कई साल बाद इज्जत का ख्याल आया है। मैं समझी नहीं। सीता ने उसे घूरा। जब तुम्हारे पिताजी से मुलाकात हुई थी तो मेरी मंगनी हो चुकी थी, दुर्गा कहने लगी। है तो वो हमारे खानदान का, लेकिन उस वक्त वो एक छोटा आदमी था। उसके माँ बाप की माली हालत भी बहुत कमजोर थी। वो समझता था कि मैंने दौलत के लालच में महाराज को अपने हुस्न के जाल में फंसाया है। वो हर कीमत पर मुझे हासिल करना चाहता था, मगर एक तो वो महाराज से डरता था और फिर एहसास कमतरी में भी मुब्तला था। उसका ख्याल था कि उसके पास बहुत सी दौलत होगी तो मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़कर उसके पास चली जाऊंगी। उसने दिन रात मेहनत की, कुछ फ्रॉड भी किए और आज उसके पास दौलत की रेल पेल है। तकरीबन 2 ही साल पहले वो जैसलमेर मुंतकिल हो गया था। उसने मेन बाजार के अकब में एक छोटी सी हवेली भी खरीद ली थी। 1-2 मरतबा उसने दबे लफ्जों में अपने मन की बात कहने की कोशिश की, मगर मेरी तरफ से कोरा जवाब सुनकर धमकियों पर उतर आया। ओह, सीता बोली, तुमने पिताजी को बताया? मैं तुम्हारे पिताजी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, दुर्गा ने जवाब दिया। उन दिनों मैं ये मकान खरीद चुकी थी और अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि कैलाश जैसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है किसी रात वो गुंडों को लेकर हवेली पर चढ़ दौड़े, इसलिए मैंने बड़ी राजदारी से इस मकान और हवेली के दरमियान ये खुफिया रास्ता बनवा लिया और आज पहली बार सही मानों में ये रास्ता इस्तेमाल हुआ है। और कैलाश, मेरा मतलब है तुम्हारा मंगेतर? सीता ने पूछा। वो यही है, जैसलमेर में, दुर्गा ने बताया। कभी कभी किसी जगह सामना हो जाता है। धमकियां तो हर बार देता है, मगर आज तक किसी धमकी पर अमल नहीं कर सका। जरा हालात पुरसुकून हो लेने दो, उससे भी निपट लेंगे, सीता ने कहा। दुर्गा उसे घूर कर रह गई मगर बोली कुछ नहीं। दुर्गा ने दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाया, उसके बाद भी वो हमारे पास बैठी रही। तुम यहाँ बैठी हो, ऐसा ना हो कि पिताजी वापस आए तो गेट की घंटियां बजा बजा कर परेशान हो जाएं, सीता ने कहा। मैंने तमाम बंदोबस्त कर रखे हैं, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं हवेली में एक ऐसा स्विच ऑन कर आई हूँ कि हवेली के गेट पर कॉल बेल का बटन दबाया जाएगा तो यहाँ भी घंटी बज उठेगी। उसने अंदरूनी राहदारी वाले दरवाजे के ऊपर लगी हुई घंटी की तरफ इशारा किया, जिसके साथ ही एक सुर्ख बल्ब भी लगा हुआ था। और फिर शाम 7 बजे हम आंगन में बैठे चाय पी रहे थे कि वो घंटी बज उठी। साथ ही बल्ब रोशन हो गया था। उसकी सुर्ख रोशनी यहाँ से भी दिखाई दे रही थी। दुर्गा चाय का कप मेज पर रखकर अंदर की तरफ लपकी। मैं और सीता भी उसके साथ ही उठ गए थे। उस कमरे में पहुंचकर दुर्गा ने स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया और उसके साथ वाला स्विच ऑफ कर दिया। सामने वाली दीवार शक हो गई। दुर्गा हमारी तरफ हाथ हिलाती हुई उस दरवाजे में दाखिल हो गई और चंद सेकंड बाद ही वो खुफिया रास्ता बंद हो गया। हमें दोनों तरफ से इस खुफिया रास्ते के मैकेनिज्म का पता चल गया था। हम दोबारा आंगन में आ गए और चाय पीने लगे।
तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बजी। सीता ने दौड़कर रिसीवर उठा लिया। वो दुर्गा की कॉल थी। सीता तकरीबन 2 मिनट तक बातें करती रही, फिर रिसीवर रख दिया और मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई। दुर्गा बता रही थी कि पिताजी बहुत गुस्से में हैं। वो आज रात ही किसी वक्त जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वो बाद में हमें तफसील से सब कुछ बताएगी। चाय के खाली कप अभी मेज पर पड़े हुए थे। राजीव किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहा था। वो कप उठाने के लिए आया तो सीता को अचानक ही जैसे कोई बात याद आ गई। अरे राजीव, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, सच बताओ अब तुम्हारी तुंद पर कौन खेलता है? लाजूनती। राजीव के मुंह से बेख्तियार निकला। फिर वो एकदम गड़बड़ा गया। वो जी, बात यह है कि राजीव की सादगी पर हम बेख्तियार हंस पड़े। तुमने अपनी शादी की बात क्यों छुपाई? हमें बताया क्यों नहीं? सीता ने कहा। तुमने बताने का मौका ही कब दिया सीता देवी? राजीव ने कहा। वो सामने वाले घर में रहती है ना? सीता ने कहा। खाना तैयार हो जाए तो उसे लेकर आना, वो खाना हमारे साथ खाएगी। अच्छा बिटिया, ले आऊंगा उसे, पर मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। राजीव ने कहा। कोई बात नहीं, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद ही बताऊंगी कि उससे पहले मैं तुम्हारी तुंद पर खेला करती थी। सीता जी, राजीव चीख उठा। वो मुझे घर से निकाल देगी। डरते हो उससे? सीता ने उसे घूरा। वो मेरी जोरो है, वो रूठ गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। राजीव की आवाज रो देने वाली थी। अच्छा जाओ अपना काम करो, कुछ नहीं कहूंगी उससे, मैं तो मजाक कर रही थी। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम था कि तुम मजाक कर रही हो, राजीव ने कहा और किचन की तरफ चला गया। हम देर तक उसकी सादगी के बारे में बातें करते रहे। रात के खाने पर लाजोंती भी मौजूद थी। वो उम्र में राजीव से कम 15 साल छोटी थी। यही कोई 24-25 साल की थी। दान पान सी, पतले होंठ और तीखे नकुश। उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। खाने के बाद भी वो काफी देर तक हमारे पास रही। दुर्गा की तरफ से इत्तला हमें सुबह ही मिली थी, बल्कि सुबह 7 बजे वो खुद ही आई थी और हमें अपने साथ हवेली में ले गई थी और नाश्ता हमने वहीं किया था। तुम्हारे पिताजी सुबह 4 बजे यहाँ से गए थे। 2-4 रोज बाद शायद फिर वापस आएंगे, 1 दिन के लिए। दुर्गा ने सीता की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ हुआ क्या, वो तो बताओ, सीता ने पूछा। उसकी तरह मैं भी सूरत हाल से वाकिफ होने के लिए बेचैन था। तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्से में हैं, दुर्गा ने जवाब दिया। उन्होंने इस दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी कैप्टन गोपाल पर ही डाल दी है, जो खुद भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर सीता के बाप से हासिल होने वाली मालूमात से हमें आगाह करने लगी। उसके मुताबिक हवेली के मुलाजिम चतवन सिंह ने महाराज धर्मेश सिंह यानी सीता के बाप को बता दिया था कि कैप्टन गोपाल दूसरे फौजी अफसरों के साथ अक्सर यहाँ आता था। वो औरतों को भी लेकर आते थे। बाज़ औक़ात 2-3 घंटा रहकर चले जाते थे और बाज़ औक़ात रात यहीं गुजारते थे। हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब तो यहाँ खूब हड़बोंग होती थी। रात भर राग रंग की महफिल जमती थी। कैप्टन गोपाल और उसके फौजी दोस्त भी नंगे होकर नाचते थे। यह हंगामा सुबह तक जारी रहता था और फिर वो लोग सारा दिन मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े रहते थे। चतवन सिंह ने बताया कि उस शाम भी कैप्टन गोपाल अपने 2 फौजी अफसर दोस्तों के साथ आया था। उनके साथ 2 लड़कियां भी थी। कैप्टन गोपाल ने चतवन सिंह को छुट्टी दे दी और वो अपने कजन के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में हादसे का शिकार हो गया और रात भर अस्पताल में पड़ा रहा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसकी अदम मौजूदगी में हवेली में क्या हुआ था। चतवन सिंह के इस बयान से यह नतीजा अखज़ किया गया था कि या तो कैप्टन गोपाल और उसके दोस्तों में झगड़ा हुआ था, जिससे गोपाल अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों ने उसे हवेली के पिछली तरफ जमीन खोद कर दफन कर दिया, या वो किसी औरत के हाथों मारा गया। मुमकिन है गोपाल से कोई बदला लेने के लिए उसके फौजी दोस्तों ने भी उसी औरत का साथ दिया हो, जिसने किसी तेजधार आले से गोपाल को मर्दानगी से महरूम किया था। एक नजरिया यह भी था कि जब वो फौजी ऑफिसर गोपाल के क्रियाक्रम से फारिग हुए थे तो उस वक्त वो बदमाश किसी तरह हवेली में घुस आए थे। शायद उन लड़कियों की वजह से गोपाल के दोस्तों और बदमाशों में मारका हुआ था, जिसमें एक बदमाश मारा गया और दूसरा भाग गया। फौजी ऑफिसर भी उन औरतों के साथ हवेली से भाग गए। औरतों ने हवेली छोड़ने से पहले कपड़े भी बदले थे। हवेली के एक बेडरूम से 2 औरतों के फटे हुए कपड़े मिले थे, जिससे यह नतीजा निकाला गया कि हवेली में आने वाली औरतों की तादाद 2 थी। हवेली में पाई जाने वाली गंजे बदमाश की लाश की शिनाख्त हो गई थी। वो बाजार हुसन का मशहूर बदमाश रंगा था। पिछले 3-4 रोज से उसे गंगो नामी बदमाश के साथ देखा जा रहा था। पुलिस को शुबा था कि उस रात गंगो ही रंगा के साथ था। उसके बाद से गंगो गायब था और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। पुलिस को उन 2 औरतों की भी तलाश थी जो उस रात कैप्टन गोपाल और उसके दोस्तों के साथ हवेली में आई थी, और उन फौजी अफसरों को भी तलाश किया जा रहा था
जो कैप्टन गोपाल के साथ रंगरलियां मनाने के लिए हवेली में आते रहते थे। पुलिस हेडक्वार्टर में महाराणा की मुलाकात एक आला फौजी ऑफिसर से भी हुई थी, जो कैप्टन गोपाल और दूसरे फौजी ऑफिसरों का दिफा करने की कोशिश कर रहा था। और महाराणा ने उसकी धमकियों से मरूब हुए बगैर उसे वार्निंग दी थी कि वो अपने अफसरों को पटा डाल कर रखें, जो कुत्तों की तरह इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। चतवन सिंह को मैं बहुत सीधा साधा समझता था, लेकिन वो बहुत चालाक साबित हुआ था। उसके बयान ने सारी कहानी ही बदल कर रख दी थी और इस कहानी में सीता का नाम तक नहीं आया था। महाराज ने हवेली की निगरानी के लिए अब 3 और आदमी रखे हैं और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया है कि जो भी शख्स हवेली में दाखिल होने की कोशिश करे उसे गोली से उड़ा दिया जाए। दुर्गा ने आखिर में कहा, इसका मतलब है कि अब हम उस हवेली का रुख नहीं कर सकते। सीता ने कहा, जाहिर है। दुर्गा ने सर हिलाया, अगर तुम्हें अपनी मौजूदगी राज में रखनी है तो उस हवेली में कदम रखना भी खतरनाक होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कब तक इस तरह चुप कर बैठे रहेंगे। मैंने उनकी बातों में मुदाखलत करते हुए कहा, मैं तो अब तक ये नहीं समझ सका कि सीता मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है। क्या महज धीरज? धीरज, सीता हाथ उठाकर बोली। उसने कनखियों से कल्पना की तरफ देखा। मैं समझ गया कि वो उसकी मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ आकर तुम घाटे में नहीं रहोगे, वो बोली। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। सीता ठीक कह रही है, दुर्गा ने उसकी हिमायत करते हुए कहा। यहाँ भी तुम्हारे करने को बहुत कुछ है। सीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बात अगर सिर्फ प्रेम की होती तो सीता तुम्हें जैसलमेर के बजाय कहीं और ले जाती, शिमला, डलहौजी, नैनीताल या कोई और ऐसी जगह जहाँ कोई खतरा न होता। लेकिन ये तुम्हें एक खास मकसद से यहाँ लेकर आई है और तुम यहाँ रहकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, मगर थोड़ा इंतजार करो। धूल जरा बैठने दो, मतला साफ होने दो। उस वक्त कल्पना की मौजूदगी में खुलकर कोई बात नहीं हो सकी थी, लेकिन शाम को लान में चाय के दौरान खुलकर बात करने का मौका मिल गया। कल्पना उस वक्त अंदर किसी काम में मसरूफ थी। बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से शुरू हुई थी। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 53 साल हो चुके हैं, मगर हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान को जब भी मौका मिला उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। बंगालियों ने गद्दारी की तो हिंदुस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।